देखिए, हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिन बाद पहली बार प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर निकले हैं। आखिरी दौरा उनका 29 फरवरी को था, लेकिन ये जो चक्रवाती तूफान अम्फन आया है जिसने भीषण तबाही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में मचाई, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर अब हवाई सर्वेक्षण के लिए तैयार। लेकिन आज एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी है। पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद वो ओडिशा के लिए रवाना होंगे और यहां देखिए वायुसेना के इस विशेष विमान के जरिए प्रधानमंत्री पहुंचे पश्चिम बंगाल और अब वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वेक्षण के लिए सीएम के साथ रवाना हो चुके हैं। और नेहा देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा समय है जब कोरोना संक्रमण चल रहा है और अगर हम देखें अमूमन इससे पहले की जो यात्राएं होती थी उनमें और इनमें कितना फर्क दिखाई दे रहा है। लोग दूरी बनाकर खड़े हैं एक दूसरे से, मास्क का इस्तेमाल है और यही अब न्यू नॉर्मल है। अब इसी तरह से आगे बढ़ना होगा, इसी तरह से हर संकट का सामना करना होगा। आज जब हवाई दौरा होगा तो कोलकाता के अलावा नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण परगना, इनका भी दौरा प्रधानमंत्री को करना है। 80 लोगों की मौत हुई है पश्चिम बंगाल में तूफान से जो तबाही हुई उसकी वजह से। तस्वीरें हमने दिखाई थी कल कोलकाता एयरपोर्ट की भी, जहां पर एयर इंडिया के हैंगर भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुरुवार शाम को, जिसमें उन्होंने अपील की थी प्रधानमंत्री से कि वो प्रभावित राज्यों का दौरा करें, हवाई सर्वेक्षण करें, ताकि इस केंद्र से जो आर्थिक मदद की उम्मीद पश्चिम बंगाल की सरकार लगाए हुए है उसको लेकर मीटिंग्स की जा सके। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है, आज किस तरीके का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है? क्योंकि पहले ये बताया गया था मनोगिया की ओर से कि मीटिंग्स का दौर चलेगा, लेकिन अब तो वो सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में रवाना हो चुके हैं, यानी कि पहले हवाई सर्वेक्षण फिर मीटिंग। देखिए, बिल्कुल पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कुछ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई हैं। धुर विरोधी हैं, वो केंद्र सरकार की तमाम तरीके के आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए। तो हवाई सर्वेक्षण जरूर किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो कर भी रही हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी और उस बैठक के अंदर राज्यों के सभी बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 2 मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, आपने देखे भी होंगी तस्वीरों में, बाबुल सुप्रियो है और उनके साथ एमओएस जो है महिला बाल विकास मंत्री देवश्री चौधरी हैं। इसी तरीके से जब तमाम सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करेंगे तो वो अपनी डिमांड बताएंगे कि उनको कितना राहत पैकेज जो है वो चाहिए और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से जो है वो उड़ीसा के लिए निकल जाएंगे। और साथ ही हिमांशु ये भी जानना चाहेंगे, पहले जो हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार में खींचतान देखी थी, चाहे वो कोविड को लेकर हो और एक बार फिर से जब पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री खुद पहुंच चुके हैं, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? केंद्र से जितनी पश्चिम बंगाल सरकार को उम्मीद है उतना राहत पैकेज मिल सकता है सारी डिमांड्स के मद्देनजर? देखिए, वो एक अलग विषय हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या असेसमेंट किया जाता है, राज्य सरकार क्या डिमांड करती है, लेकिन बड़ी बात यही है कि दोनों बातें सुनने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर एनडीआरएफ और जितनी और अन्य टीमें हैं अधिकारियों के साथ जो है बातचीत करने के बाद फैसला लेंगे कि कितना पैकेज देना है और कितना नहीं देना। अब ये देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को संतुष्ट कर पाते हैं कि राहत पैकेज के नाम पर उन्होंने जो डिमांड की है वो उतना ही पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ उड़ीसा भी है जो बहुत ही इफेक्टेड भी हुआ है, वहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सर्वेक्षण करेंगे और वहां के मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे और उनकी भी मांगों को सुनेंगे कि वो क्या आर्थिक पैकेज चाहते हैं। तो ये एक बड़ी चीज ये है कि आर्थिक पैकेज जरूर दिया जाएगा, लेकिन उससे क्या दोनों राज्य सरकारें संतुष्ट होती है या नहीं होती है, या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी और केंद्र की तरफ से सहायता भी दी जाती रहेगी। अब ये बताइए हिमांशु, आज जो प्रधानमंत्री दिल्ली से निकले हैं तो उनके साथ उनके दल में और कौन कौन शामिल रहा? देखिए, उनके साथ जो है केंद्र सरकार में 2 मंत्री मैंने आपको बताया जो पश्चिम बंगाल से आते हैं चुनकर, बाबुल सुप्रियो हैं, देवेश्री चौधरी हैं, दोनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उड़ीसा के दौरे के में धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ रहेंगे और प्रताप सारंगी दोनों उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं।
और दोनों उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले हैं और वहां पर जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी तो ये मंत्री वहां पे मौजूद भी रहेंगे और प्रधानमंत्री के साथ खुद जो है तमाम पीएमओ के अधिकारी हैं और एनडीआरएफ से जुड़े लोग हैं जो असेस कर पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। खैर हवाई सर्वेक्षण से इतना नहीं अंदाजा लग पाता है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पे केंद्र सरकार तय करेगी कि कितना राहत पैकेज जो है वो दिया जाए और राज्य सरकार की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं क्या वो बिल्कुल सही है और उनके हिसाब से ही राहत पैकेज दिया जाए। साथ ही दूसरी तरफ हिमांशु, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार और उड़ीसा सरकार ने तारीफ भी की है मौसम विभाग की कि जिस तरीके से उन्होंने आकलन किया इस पूरे तूफान का, उसके मद्देनजर काफी हद तक नुकसान को बचाया जा सके। ऐसे में जो तबाही भी हुई है वो ज्यादातर पेड़ गिरने से और जो तटीय इलाकों में जहां पर लोग इवैक्यूएट नहीं किए जा सके थे वहां पर हुई है। आज जो हवाई सर्वेक्षण होगा जाहिर तौर पर वो काफी इस चीज में मददगार होता है कि आकलन किया जा सके कि कहां तक तबाही और ऐसे में उसी हिसाब से राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, देखिए जान और माल का कहे तो जान का नुकसान तो कम हुआ है क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके की जानकारी पहले मुहैया कराई राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम लगाई गई और कम से कम नुकसान हो इसकी कोशिश राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से की गई है। जी हिमांशु, आपके पास लौटते हैं क्योंकि आप देखिए तबाही का ही आप जिक्र कर रहे थे, तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि पश्चिम बंगाल उड़ीसा में तूफान की वजह से तबाही का क्या स्तर रहा। अम्फन तूफान आकर गुजर गया मगर छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बादी बिखरी हुई है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। तूफान के आने के पहले तक कलकत्ता क्लब खूबसूरत दिखता था, मगर तूफान आने के बाद यहां लगे सारे पेड़ धराशायी हुए और ये बदरंग हो गया। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं एनडीआरएफ के जवान। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है। दीघा, कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत ही बदल दी है। बिजली के खंभे टूट टूट कर रास्तों में पड़े हैं। शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है। घरों के भीतर लोगों के सामान पानी पानी है। बेहिसाब परेशानी है। हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं घर जमींदोज हो गया है। कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुसाए पानी को उलीचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान। शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। 57 और 15 72 72 জন নানাভাবে কাজ পড়ে বা বিদ্যুতের তার পড়ে বা কোনোভাবে মারা গেছেন বাড়ি পড়ে, তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। দুর্যোগ তো দুর্যোগই। मृतकों के परिवार की मदद से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से अम्फन आया और तेज हवाओं ने कोरोना के इस संकट काल में बंगाल में बर्बादी मचाई, वो दर्दनाक है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, आज तक।
तो नुकसान की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस खतरनाक स्तर पर वहां पर तबाही हुई है। हालांकि अब तूफान के बाद समस्या ये है कि उसके बाद अब इन हालात से कैसे निपटा जाएगा, और तस्वीरें भी इस बीच आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ वो हवाई दौरा करने वाले हैं। उनके साथ बाबुल सुप्रियो मौजूद हैं, यानी केंद्र में जो 2 मंत्री रिप्रेजेंट करते हैं बंगाल को, वो उनके साथ मौजूद है। और इसके बाद आकलन होगा नुकसान का, और फिर आगे किस तरह की मदद केंद्र के जरिए राज्य को पहुंचाई जा सकती है, इस पर विचार होगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दरअसल दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितनी मौतें हुई हैं। उत्तर 24 परगना में 17, हावड़ा में 7 और कोलकाता में 15 मौतें। वहीं दक्षिण 24 परगना में 18, पूर्वी मिदनापुर में 6, हुगली में 2 और नंदिया में 6 मौतें हुई हैं। तो कुल मिलाकर 80 मौतों का आकलन किया गया है यहाँ पर, लेकिन ये तबाही काफी ज्यादा भीषण है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान, जिसे ये कहा जा रहा है कि कई सालों बाद पश्चिम बंगाल ने इस तरह की तूफान से भीषण तबाही देखी है, क्योंकि पिछले साल भी जब फोनी नाम का तूफान मीनाक्षी आया था तब भी इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई थी, क्योंकि ये तूफान बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्तीय इलाकों से टकराया है। और इस वक्त और जानकारी के साथ मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आप खुद दीघा में मौजूद थी और आपने पल पल की वो तस्वीर देखी है कि तूफान किस स्तर पर तबाही लेकर आया। आज जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करने वाले हैं, मनोज्ञा आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए मनोज्ञा से हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रवाना होते हुए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। प्रभावित इलाकों का उन्हें दौरा करना है। मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच चुका है। नए लॉकडाउन में सख्ती कम हुई, लोग घरों से निकल रहे हैं, दफ्तर बाजार खुलने लगे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। अब पहली बार देश में एक दिन में 6000 से ज्यादा मरीज जुड़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज जारी आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में 6088 नए केस जुड़ गए। अच्छी बात यह है कि एक दिन में 3000 लोग कोरोना को हराकर घर भी लौटे, लेकिन 148 लोग इस जंग में हार भी गए। अब अगर भारत में कुल कोरोना के मामलों पर गौर फरमाएं तो अब कुल 1,18,000 से ज्यादा मामले हो गए, जिनमें करीब 48,500 ठीक हो गए, जबकि अब तक इस जानलेवा बीमारी से 3500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र अभी कोरोना मीटर में सबसे ऊपर है, जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक यहां कोरोना के केस 41,000 के पार पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु और गुजरात में ये तेजी से पैर फैला रहा है। अगर शहरों पर नजर दौड़ाएं तो मुंबई का हाल और भी बेहाल है। पूरे महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा मामले यहीं से हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मुंबई में तेजी से झुग्गी झोपड़ी इलाकों और समुदायों में भी फैल रहा है। धारावी में बढ़ते मामले हर किसी की चिंता बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल अब तक 41,642 केसेस कोविड-19 पॉजिटिव के पाए गए हैं, जिसमें से 25,500 केसेस केवल मुंबई में हैं। ये सारे केसेस होने के बाद सबसे ज्यादा डेथ, सबसे ज्यादा तकलीफ जो पेशेंट्स को हो रही है वो हॉस्पिटल में एडमिशन की है। मुंबई के अलावा अहमदाबाद और चेन्नई में भी कोरोना जेट पर सवार है। मुंबई में जहां कोरोना के कुल मामले 25,500 तक पहुंच गए, वहीं अहमदाबाद में ये 10,000 की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई भी ज्यादा पीछे नहीं है, यहाँ कोरोना के करीब 9,000 मामले आ चुके हैं। अब जब देश कोरोना के साथ जिंदगी को रफ्तार दे रहा है, ऐसे में और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना केसेस की संख्या 1,18,000 पार कर गई है। महाराष्ट्र में 41,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। लेकिन कोरोना से जंग के बीच मुंबई से एक ऐसी तस्वीर आई जो हैरान करती है। यहाँ एक कोरोना मरीज को एम्बुलेंस न मिलने पर पैदल चलकर अस्पताल जाना पड़ा। इस तस्वीर का सच आपको हैरान कर देगा। सड़क पर पैदल चल रहा ये शख्स मुंबई के एक अस्पताल में वार्ड बॉय है और कोरोना का मरीज भी। कायदे से इस अस्पताल में होना चाहिए था, या फिर इस तरह पैदल चलने की बजाय मेडिकल स्टाफ की निगरानी में एम्बुलेंस से अस्पताल जाना चाहिए था।
लेकिन नकारा सिस्टम ने उसे पैदल चलने को मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि युवक का पिछले दिनों कोरोना टेस्ट हुआ था। जांच का नतीजा जब पॉजिटिव आया तो अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया। आरोप है कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद जब 16 घंटे के इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो इसने घर से 3 किलोमीटर दूर डोंबिवली के कोविड अस्पताल की तरफ पैदल बढ़ना शुरू कर दिया। महापालिकेकडे कारण येण्यासाठी ॲम्ब्युलन्स नाही। महापालिकेत फोन केल्यानंतर महापालिकेने सांगितलं की तुम्ही स्वतः चालत या। आज एवढे मोठ्या महामारीमध्ये कोरोनाचे पेशंट ॲम्ब्युलन्सच्या अभावी चालत जावं लागते लोकांना, ही एक खेदाची बाब आहे। तरी आम्हाला प्रशासनाला विनंती आहे की अशा या गंभीर आणि पॉझिटिव्ह पेशंट आजाराकडे लक्ष द्यावं त्यांनी। कहीं से दूसरे लोग संक्रमित ना हो, इससे बचाव के लिए 4 स्थानीय लोग सुरक्षित दूरी बनाते हुए इसके साथ चल पड़े ताकि कोई आसपास ना फटक पाए। मुंबई में स्थिति तब है जब वहां लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में कल कोरोना के 1382 नए केस सामने आए। इस तरह वहां कोरोना केस की संख्या 25,000 पार कर गई। कल 41 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में अब तक 882 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कल 2345 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना केस की संख्या 41,642 हो चुकी है। कल 64 लोगों की मौत से महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1454 हो गई है। कोरोना महामारी के महासंकट के बीच मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही महाराष्ट्र पुलिस के लिए कल का दिन बुरी खबर लेकर आया है। ठाणे शहर की 54 साल की एक महिला पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना से किसी महिला पुलिसकर्मी की ये पहली मौत है। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। 1 जून से ट्रेन की यात्रा शुरू हो रही है। 25 मई से प्लेन की यात्रा शुरू हो जाएगी। सिविल एविएशन मंत्रालय ने तय किया है कि शुरुआत में 1/3 विमान ही उड़ाए जाएंगे। उनके लिए टिकट के दाम भी तय कर दिए गए हैं और रूट भी। कोरोना के दौर में सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिसकी तैयारी सभी एयरपोर्ट्स पर हो चुकी है। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा विमानों के फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। IGI एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हूं और किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही है, आज तक आपको एक्सक्लूसिव यहां के विजुअल दिखा रहा है। गुलाबी शहर जयपुर के हवाई अड्डे पर भी 2 महीने बाद रौनक आने वाली है। भारत सरकार के आदेश के बाद जयपुर एयरपोर्ट भी अराइवल और डिपार्चर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। भोपाल के भोजराज हवाई अड्डे पर भी ऐसी तैयारी चल रही है कि कोरोना का कहर भी ना हो और उड़ान भी पूरी हो जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के भीतर। यहाँ पर ये एयरपोर्ट क्योंकि बीते 2 महीने से लगभग बंद है और अब जब लॉकडाउन के बाद एयरपोर्ट में सर्विसेज फिर से शुरू होंगी तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। पटना हवाई अड्डे पर भी पूरी तैयारी चल रही है कि कोरोना के संक्रमण के बीच विमान कैसे उड़ान भरेंगे। जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट में आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो 25 मई से आसमानी सफर पक्का। लॉकडाउन के बीच ही शुरुआत में 1/3 सेवा बहाल की जा रही है, लेकिन तमाम शर्तों और कायदे कानूनों के साथ। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है सोमवार 25 मई को 1/3 ऑपरेशंस जारी किए जाएंगे। हवाई अड्डों पर सामाजिक दूरी का पूरा पालन होगा, लेकिन विमान में नहीं। हर सीट की बुकिंग होगी। सरकार की तरफ से अगस्त तक कुछ टिकटों के दाम तय कर दिए गए हैं। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए का किराया तय किया गया है। 40% सीट 6,700 रुपए से कम में बेचनी होगी
जो इन दोनों कीमतों के बीच का आंकड़ा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिनका पालन करना हर यात्री के लिए अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को उड़ान से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। यात्रा से पहले सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सामान को सैनिटाइज किया जाएगा। 14 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनने से सामाजिक दूरी का पालन तक अनिवार्य होगा। लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद कंटेनमेंट जोन के यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट और विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। देखिए, एसओपी जो हमने तय किए हैं वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। वो आप ऐसा है कि वो क्राउडिंग नहीं होगी, कोई फिजिकल चेक इन नहीं होगा, आप बोर्डिंग पास पहले से छपवाया जाएगा, आप एयरक्राफ्ट के अंदर मास्क पहनेंगे। तो जो भी सब प्रिकॉशंस है वो हमने ऑलरेडी इनको अनाउंस कर दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ और एयर इंडिया अथॉरिटी ने पूरी तैयारी कर ली है। भीड़ से बचने के लिए हर एक एयरलाइंस को अलग अलग गेट मुहैया कराए जा सकते हैं। मसलन गेट नंबर 1 विस्तारा एयरलाइंस, गेट नंबर 2 एयर इंडिया, गेट नंबर 3 स्पाइस जेट, गेट नंबर 4 इंडिगो को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर अगर कोई व्यक्ति ई बोर्डिंग पास लेकर नहीं आता है तो वहां पर ऑटोमेटिक ई बोर्डिंग पास मिलेगा। हर एक व्यक्ति का सामान अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन सिस्टम के जरिए ठीक तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए यूवी टनल बनाया गया है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट के हर गेट पर नॉट टच सिस्टम लगाया है, जिससे किसी भी यात्री को सीआईएसएफ के जवानों को छूना ना पड़े। नो टच सिस्टम यानी कि सीआईएसएफ के जवान किसी भी व्यक्ति को फ्रिस्किंग नहीं करेंगे। उस पार से ही उनके जो ई बोर्डिंग होगा उसको देख करके उसको स्कैन कर लेंगे। साथ ही आइडेंटिटी कार्ड को भी चेक किया जा सकेगा। सीआईएसएफ के जवान पूरी तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की सुरक्षा सामग्री है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना संक्रमण न फैले, और इस तरीके की व्यवस्था एयरपोर्ट पर लगातार की जा रही है। अगले सोमवार से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिनमें मेट्रो से मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के लिए नियम अलग होंगे। वहीं उड़ान में लगने वाले समय के आधार पर विमानों के रूट को 7 हिस्सों में बांटा गया है। आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, कांग्रेस और बीजेपी की जो बस पॉलिटिक्स थी पिछले कई दिनों से चल रही है और अब तक खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि मजदूरों के बाद सियासत की सुई अब छात्रों पर जा अटकी है। योगी सरकार ने 36 लाख के बिल पर गहलोत को घेर लिया है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप जड़ा था, तो बीजेपी ने कोटा से छात्रों को लाने का अकाउंट खोल दिया। हालांकि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि उसने 94 बसों का 36 लाख का किराया दे दिया है, लेकिन सियासत इस पर अब भी जारी है। बस वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी की बीजेपी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच विवाद का नया अध्याय खुल गया है। राजस्थान ने यूपी को 36,36,664 रुपए के बिल के भुगतान की याद दिलाई है। मामला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस भेजने में हुए खर्च का है। उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर आता है जो हमारे पास है, मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है, और मैंने वो लेटर की कॉपी भी डाल दी है। जब बीजेपी के लोगों ने इस तरह की छोटी राजनीति की, वो जब लेटर आता है तो उसका 27 अप्रैल को एक लेटर और आता है कि आपने जो हमारे बच्चों को यहाँ भेजा था और जिन गाड़ियों में डीजल डलवाया था राज्य पथ परिवहन, कौन लिखता? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, जिसमें बीच में सरकार कहीं नहीं आ रही, ना उत्तर प्रदेश ना राजस्थान से, दोनों तरफ के बोर्ड। आप हमारे को बिल बनाकर भेज दीजिए, क्योंकि हम जो झांसी और आगरा बच्चे आए थे उनका बिल पेमेंट करना चाहते हैं। उसको देखिए, आप सुनिए, और हमने बिल भेज दिया, उन्होंने पेमेंट भेज दिया। बरेली जाने वाले बच्चे 10-11 नंबर बस में बैठे। वैसे तो योगी सरकार ने सैकड़ों बसें कोटा भेजी थीं, लेकिन कुछ बसें कम पड़ गईं और सभी बसों में राजस्थान परिवहन निगम ने डीजल भी भरवाया था। अशोक गहलोत इसका सारा खर्च योगी सरकार से वसूलना चाहते हैं। सवाल सिर्फ पैसे का होता तो शायद ज्यादा तनातनी नहीं होती, लेकिन ये मसला सियासत का बन गया है। कांग्रेस कर रही है बात, सेवा की कर रही है, पैसे वसूल रही है। ये तो नोटंकी हुई ना। इस नोटंकी से बचना चाहिए। सवाल ये है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह की नोटंकी आखिर क्यों? आप पैसा ले रहे तो कहिए कि हम पैसा लेकर भेज रहे हैं।
और अगर सेवा मन में इतनी थी तो आप विद्यार्थियों को सेवा से छोड़ सकते थे, आप बिना पैसे के छोड़ सकते थे। विद्यार्थी तो हिंदुस्तान के ही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो चाहे राजस्थान के हो। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा लगातार ट्वीट पर ट्वीट की बौछार कर रही हैं। एक ट्वीट में उन्होंने चेक की तस्वीर डाल दी और लिखा, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। बीजेपी के हमले का कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। राजस्थान सरकार ने यूपी के परिवहन मंत्री की वो चिट्ठी भी मीडिया में जारी कर दी जिसमें राजस्थान सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। राजस्थान के परिवहन मंत्री का कहना है कि बीजेपी झूठ फैला रही है, जबकि सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि हम पैसे देंगे और उसके बाद दूसरी भी चिट्ठी लिखी थी कि आपका कितना बिल होता है, हम पैसा देना चाहते हैं, आप बिल भेजें। दरअसल सारा फसाद यूपी से बैरंग लौटी कांग्रेस की बसों को लेकर है और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है कोटा मामले को। जयपुर से शरद कुमार और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। देश की लाइफलाइन अब रफ्तार पकड़ने को तैयार है। 1 जून से 100 ट्रेन उतारी जाएंगी पटरी पर और इसके लिए आज जैसे ही काउंटर खोले गए 1.5 घंटे में 2000 टिकट बिक गए। लॉकडाउन में काफी लोग जहां थे वो वहीं फंसे रह गए। अब रेलवे की रफ्तार बढ़ने से उन्हें राहत मिली है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। कोरोना संकट के बीच जिंदगी का समय धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। ट्रेन पटरियों पर दौड़ने जा रही है। मुसाफिरों को मंजिलों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए। रेलवे ने आज से 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। जल्द ही स्टेशनों पर भी टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। यानी रेलवे धीरे धीरे ट्रेन सेवा की बहाली करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 1 जून से रेलवे 100 जोड़ी ट्रेनें चला रहा है। उसके मद्देनजर अब रिजर्वेशन काउंटर जो हैं वो आज से खुल गए हैं। सुबह से ही लोग जो हैं वो रिजर्वेशन काउंटर पर आ गए थे। आप देख सकते हैं लंबी लाइन जो है ये वो तमाम लोग हैं जो अपने टिकटों को बुकिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रेलवे ने 1 जून से ट्रेनों की आवाजाही का मेगा प्लान तैयार किया है। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। नई दिल्ली स्टेशन से 17 जोड़ी ट्रेन, निजामुद्दीन स्टेशन से 9 जोड़ी ट्रेन, आनंद विहार स्टेशन से 5 जोड़ी ट्रेन, पुरानी दिल्ली स्टेशन से 2 जोड़ी ट्रेन, सराय रोहिला स्टेशन से 1 जोड़ी ट्रेन, लखनऊ जंक्शन स्टेशन से 15 जोड़ी ट्रेन। इस तरह देश के कई शहरों से ट्रेनों के परिचालन की तैयारी कर ली गई है। ट्रेन सेवा को लेकर लोगों में इतना जोश है कि बुकिंग शुरू होने के 2 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख टिकटों की बिक्री हो गई। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र और अगर मुंबई की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्से ये इस वक्त देश के। महाराष्ट्र में आंकड़ा 41,000 के पार जा चुका है। 48,000 से ज्यादा लोग हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का आंकड़ा आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित 41,642 पॉजिटिव केस, 11,726 ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु की स्थिति आप देख रहे हैं, 13,967 पॉजिटिव केस, 94 लोगों की जान गई है। वहीं गुजरात की तस्वीर देखिए, 12,905 कुल केस, 773 लोगों की गुजरात में मौत हुई है। 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, 11,659 केसेस, 194 लोगों की मौत हुई है।
5000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। नए लॉकडाउन में सख्ती कम हुई, लोग घरों से निकल रहे हैं, दफ्तर बाजार खुलने लगे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। अब पहली बार देश में एक दिन में 6000 से ज्यादा मरीज जुड़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज जारी आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में 6088 नए केस जुड़ गए। अच्छी बात यह है कि एक दिन में 3000 लोग कोरोना को हराकर घर भी लौटे, लेकिन 148 लोग इस जंग में हार भी गए। अब अगर भारत में कुल कोरोना के मामलों पर गौर फरमाएं तो अब कुल 1,18,000 से ज्यादा मामले हो गए, जिनमें करीब 48,500 ठीक हो गए, जबकि अब तक इस जानलेवा बीमारी से 3500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र अभी कोरोना मीटर में सबसे ऊपर है, जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक यहां कोरोना के केस 41,000 के पार पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु और गुजरात में ये तेजी से पैर फैला रहा है। अगर शहरों पर नजर दौड़ाएं तो मुंबई का हाल और भी बेहाल है। पूरे महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा मामले यहीं से हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मुंबई में तेजी से झुग्गी झोपड़ी इलाकों और समुदायों में भी फैल रहा है। धारावी में बढ़ते मामले हर किसी की चिंता बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र में कुल अब तक 41,642 केसेस कोविड-19 पॉजिटिव के पाए गए हैं, जिसमें से 25,500 केसेस केवल मुंबई में हैं। ये सारे केसेस होने के बाद सबसे ज्यादा डेथ, सबसे ज्यादा तकलीफ जो पेशेंट्स को हो रही है वो हॉस्पिटल में एडमिशन की है। मुंबई के अलावा अहमदाबाद और चेन्नई में भी कोरोना जेट पर सवार है। मुंबई में जहां कोरोना के कुल मामले 25,500 तक पहुंच गए, वहीं अहमदाबाद में ये 10,000 की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई भी ज्यादा पीछे नहीं है, यहाँ कोरोना के करीब 9,000 मामले आ चुके हैं। अब जब देश कोरोना के साथ जिंदगी को रफ्तार दे रहा है, ऐसे में और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। आज तक ब्यूरो।